सिर्फ 50 दिन बाकी रह गए हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 को। कैन आई स्टिल क्लियर दिस एग्जाम? ये सवाल 80 to 90% स्टूडेंट्स के जहन में चल रहा है। मैं कहानी बताता हूं आपको। आज से ठीक 2 से 3 दिन पहले मेरे ऑफिस में 2 स्टूडेंट्स आए। मतलब बहुत सारी उम्मीदें लेकर, एक विश्वास, लेकिन दिल में डर भी था। पढ़ाई बहुत कर रखी थी, फाउंडेशन भी कर रखा था, मेंटरशिप मुझसे चाहते थे। जब वो आए तो अपना दर्द, एक समस्या, प्रॉब्लम और एक डर लेकर आए। लेकिन जब वो गए तो एक क्लैरिटी, एक विश्वास और खुद पर एक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर गए मेरे ऑफिस से। उन्होंने भी बताया कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना मेरे जीवन में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे इंपॉर्टेंट अभी के लिए कुछ भी नहीं है। एक फीमेल थी, एक मेल थे, वो लोग आए और फिर उन्होंने कहा कि मुझे प्रिपरेशन हमने कर रखी है, हमारे स्कोर भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जाने क्यों ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों? डर लगता है। फिर जो स्ट्रैटेजी, जो अप्रोच मैंने उनको बताया, मुझे लगता है कि ये 80 to 90% स्टूडेंट्स का, इंक्लूडिंग यू एज वेल, आपके जहन में भी वो डाउट आता है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिवील दोज स्ट्रैटेजीज, रिवील दोज अप्रोच। अब इस टाइम पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। शायद आपका सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिल जाए, ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। ऑलराइट, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। इनको जानते हैं आप? मैं बता देता हूं। ये है आईपीएस अक्षत कौशल। 2017 में इनकी AIR 55 रैंक आई थी। ये मतलब अपने हालातों से हार कर, अपने मतलब किस्मत से छोड़कर ये एग्जामिनेशन छोड़कर जा रहे थे। 4 अटेम्प्ट दे चुके थे, चौथे अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी नहीं निकला, एग्जाम नहीं निकला। ये छोड़ के प्राइवेट नौकरी करने जा रहे थे, लेकिन इनकी मां ने कहा कि एक और दे बेटा, एक और अटेम्प्ट ट्राई कर। और जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद और अगले प्री में सिर्फ 17 दिन का फासला था। अब हम ये तो नहीं कह सकते ये 17 दिन में तैयारी कर चुके, लेकिन पता नहीं कहां से वो विश्वास आया, वो जोश, वो कॉन्फिडेंस आया। 17 दिन में इन्होंने रिवीजन किया और ही क्रैक्ड, और उसी अटेम्प्ट में ये AIR 55 और IPS मिल गया उनको। सवाल ये नहीं है कि 17 दिन में कैसे किया, सवाल ये है कि खुद पे विश्वास कैसे आया, डर का सामना कैसे किया। आप वो छोड़िए, इनको देखिए। लर्न फ्रॉम दी जर्नी ऑफ यूपीएससी रैंकर्स। नॉट ओनली सिर्फ सब्जेक्ट्स लिस्ट मत देखिए, जर्नी इंपॉर्टेंट है। पहले 3 अटेम्प्ट कहां चले गए, हवा नहीं लगी थी शक्ति दुबे को। 4th अटेम्प्ट में जब उस लड़की का इंटरव्यू में नहीं हुआ, आपको पता है फाइनल लिस्ट जो आती है ना, उसमें बार बार अपना रोल नंबर सर्च कर रही थी शक्ति दुबे। बार बार रो रही थी, रोल नंबर सर्च कर रही थी, रो रही थी, रोल नंबर सर्च कर रही थी, और उनका रोल नंबर नहीं था। शी कुडंट फाइंड। आदमी टूट जाता है, ब्रेकअप से भी गंदा यहां पर महसूस होता है। लेकिन ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ कि देन इन नेक्स्ट 5th अटेम्प्ट में AIR 1। हौसला था, आंखों में एक उम्मीदें थी, जज्बा था, इनके मां बाप का साथ था, और सबसे बड़ी चीज खुद पर विश्वास था। नाउ दिस इज द मोमेंट गाइज। द नेक्स्ट 50 days विल मेक यू और ब्रेक यू, विल टीच यू द टफेस्ट लेसन इन योर लाइफ। दैट ये जो सिचुएशन आपके साथ आज खड़ी है, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सिचुएशन है, और ये लाइफ में बहुत रेयर आती हैं। सीरियस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि यू हैव टू डिसाइड, व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ इन द नेक्स्ट 50 days। जस्ट डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब यह है डिसिप्लिन हो जाओ, जो करना है उसी टाइम पर करो। मैं आपको कुछ टाइम टेबल दे रहा हूं, मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। फोकस ऑन दैट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये मैं ही हूं ये, लेकिन हर एक व्यक्ति का 2 रूप होता है। एक रूप जो कि कॉन्फिडेंस वाला, एक रूप जो कि एंग्जाइटी वाला। तुम्हें किस रूप में देखना है, हर सबके अंदर होता है। एवरीबडी हैज। कहीं डर लग रहा है तो एकदम एंशियस, परेशान, लेकिन कहीं पे कॉन्फिडेंस है तो ऐसा। जानते हो, अगर तुम इस वाले ये फेज तुम्हारे अगर कैरेक्टर पे हावी हो गया तो तुम लाइफ में पीछे चली जाओगी। तुम लाइफ में तुम्हें लोगों के सामने शायद हाथ फैलाना पड़े। ये जो फेज है, इस फेज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज कहा जाता है कॉन्फिडेंस का, ठीक है, क्लैरिटी का। चाहे परिस्थितियां जैसे भी हो, तुम्हें अपना आत्मविश्वास नहीं छोड़ना है। तुम्हारे माँ बाप उम्मीदें छोड़ दें, तुम्हारे मेंटर उम्मीदें छोड़ दें, तुम्हारे भाई बहन सब उम्मीद छोड़ दें, लेकिन तुमको अपने आप से उम्मीद नहीं छोड़नी है।
क्योंकि जब तुम अपने आप से उम्मीद छोड़ दोगी तो फिर दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें उस पार पहुंचा पाएगा। ओके, दिस फेज कम्स इन लाइफ, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ था, होता है, अभी भी होता है, बट आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई हैव अ स्विच, उसको हमेशा उसको ऑन रखें और कॉन्शियसली हम कॉन्फिडेंस रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा आगे, हम अपना कर्म तो करें। ऑलराइट, नाउ मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, इस टेबल को देखकर आप कमेंट करना विच वन ऑफ यू वुड लाइक टू चूज, और बेस्ड ऑन दैट आपको पता चलेगा कि आप इस कैटेगरी में आओगे या इस कैटेगरी में आओगे। ऑलराइट, नंबर 1, सो विल यू रिवाइज और यू फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीट करते हैं? क्या रिवीजन का टाइम या फिर अब आप लगोगे सिलेबस कंप्लीट करने? नाउ आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहोगे या फिर आप अपने ब्लैकलॉग कवर करोगे? अरे मेरा तो साइंस एंड टेक रह गया, मेरे पॉलिटी में तो 4 चैप्टर रह गए थे, मेरे इकोनॉमी में तो यार ये चैप्टर रह गया था। आप वो करोगे या फिर अपने स्ट्रेंथ पे खेलोगे, विच मीन्स कि जहां पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप, जहां पे जो आपकी स्ट्रेंथ है, जहां पर जो एमसीक्यू टाइप को डील करने का तरीका है, करंट अफेयर को समझने का तरीका है, उस पर खेलोगे आप, उसको रिवाइज करोगे? या फिर आप पीवाईक्यू लगाओगे या सिर्फ बैठ के देखोगे कि अरे पीवाईक्यू ठीक है, चलो हम आत्म है तो हो जाएगा, पीवाईक्यू तो आ चुके हैं, अब थोड़ी यूपीएससी पूछेगा उसमें से? क्या इस भ्रम में रहना चाहते हो आप? ना, नेक्स्ट, आप जो टेस्ट देते हो वो सिर्फ स्कोर देखने के लिए दे रहे हो या फिर उसको एनालाइज करने के लिए कर रहे हो? अपनी टेस्ट एक डायग्नोसिस होता है, वो करने के लिए कर रहे हो या फिर अपने नॉलेज को बस टेस्ट करने के लिए कर रहे हो कि चलो देखते हैं कितना मार्क्स आए हैं, उसके बाद अगला टेस्ट देखते हैं? बताइए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, do you believe in action or just you're worrying about the result? And if you fall in this category, like if you are doing this, you're focusing only on syllabus, cover कर रहे हैं हम, खाली syllabus cover कर रहे हैं, बैकलॉग पे हम ध्यान दे रहे हैं, जो सामने है कवर्ड है उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट लगा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं, यार नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा अगर कि प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो पाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो ये वाली कैटेगरी में आप हमेशा रहोगे और यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये साइकिल है, इसमें फंसते चले जाओगे आप। ओनली वन थिंग व्हाट आई वांट इज बी प्रैक्टिकल इन दिस एग्जामिनेशन। जब तुम इस एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट किया था तुमने, तो तुमको क्या ये नहीं पता था कि ये एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एग्जाम है? पता था ना? तुम्हें ये नहीं पता था कि प्रीलिम्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लेवल है, क्योंकि यहां पर 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो भी इतना प्रेशर के साथ और वो भी इतने सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस के साथ। क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि मेंस में तुम्हारे 9 पेपर होंगे? क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि तुमको इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, 20 से 25 सब्जेक्ट्स? प्रैक्टिकल थे ना, तुम्हें पता तो था ना कि आखिर कितना मतलब लिटरली चैलेंजिंग है एग्जामिनेशन। जिंदगी भी आसान नहीं होती है, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। वैसे ही ये एग्जाम आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। तो आसान तुम ऐसे बनाओगी, ओके, रिवीजन के साथ, अपने स्ट्रेंथ पे खेल के, पीवाईक्यू को समझ के, मॉक टेस्ट को एनालाइज करके और फिर एक्शन मोड में आके, रियलिटी को समझ के। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? इस सिचुएशन पे 3 तरीके के यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं आज की डेट में, ओके, और ये तीनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट अटेम्प्ट, पीपल हु विल बी अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, लगभग 3 से 4 लाख ऐसे कैंडिडेट होते हैं, 2 से 3 लाख, ठीक, लगभग 1 लाख बच्चे ये होते हैं जो कि ऑलरेडी मल्टीपल प्रीलिम्स दे चुके होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट। कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, यानी कि मेंस में डिस्क्वालीफाई, इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ऑलराइट, इनके लिए मैं स्ट्रैटेजी बताता हूं। नंबर 1, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, शायद वो अभी तक रिवीजन शुरू नहीं हुआ होगा या हो भी गया होगा तो अभी फर्स्ट फेज चालू हो रहा होगा रिवीजन का, विच मीन्स इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन पे अब स्विच कर जाना, ठीक है। बैकलॉग को मारिए गोली, ओके, बैकलॉग आपका बहुत लंबा पड़ा होगा, ओके, एंड आई बिलीव कि आप ऑप्शनल नहीं कर रहे हैं। बैकलॉग को मारिए गोली, उसको रहने दीजिए, जितना आपने कवर किया है अब आप उठाइए रिवीजन, ओके। बेस्ट 4 सब्जेक्ट उठाइए आप, अपना बेस्ट 4 सब्जेक्ट आप उठाइए और वही आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग अदर सब्जेक्ट्स छोड़ दो, लेकिन योर बेस्ट 4 आई एम टॉकिंग अबाउट, रिमेंबर स्ट्रेंथ, वहां पर आपको खेलना है, ठीक है, ये उठाना है। उसके बाद फिर पीवाईक्यूज देखिए, यूपीएससी ने क्या पूछा है, किस तरीके से पूछा, मैं आपको दिखाने वाला हूं, अभी दिखाऊंगा किस तरीके से पूछा है, क्या पूछ सकता है, लैंग्वेज क्या है उसकी, अकॉर्डिंगली यू रिवाइज, ओके, एंड देन गिव मॉक्स,
नाउ मल्टीपल प्रीलिम्स, जिन्होंने प्रीलिम्स कई बार दे रखे हैं, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट नहीं हुआ, ये क्या करते हैं, अक्सर अपने रिसोर्सेज चेंज कर देते हैं। ठीक है, शायद इस बार करके हुआ नहीं तो शायद दूसरा रिसोर्स चेंज कर लेते। नहीं, प्रॉब्लम रिसोर्स में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी में, प्रॉब्लम है कि हमारे डिकोडिंग पैटर्न में। हो सकता होगा कि आपका 10 मार्क्स से रह गया, आपका 5 मार्क्स से रह गया, आपका 8 मार्क्स से रह गया, विच मीन्स यू आर ऑन देयर, यू देयर, आप थे वहां पे। इट्स जस्ट 5-6 क्वेश्चंस का डिफरेंस था। तो आइडेंटिफाई करो कि वो 5-6 क्वेश्चंस कहां से फिगर आउट कर सकते हो। डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड जस्ट गेट अप एंड सी कि वो एज में कहां से ले सकती हूं। समझ में आ रहा है? ये आपको करना है। डोंट चेंज योर सोर्सेज आर फाइन। अदरवाइज इतना अच्छा आपने स्कोर किया था भाई, तुमने 50-60 भी स्कोर किया था, 70 भी किया था, विच इज फाइन, ओके। बट देखो कि वो जो बाकी का गैप है कहां पे कर रहे हैं। वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाओ अपने, देखो कि PYQs का और कहां पे यूसेज हो सकता है, मॉक टेस्ट के एनालिसिस से देखो। समझ में आ रहा है? ये मिस्टेक मत करना मल्टीपल प्रीलिम्स वाले ना। जिन्होंने प्रीलिम्स एक बार क्लियर कर लिया है, आई एग्री कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस है कि प्रीलिम्स निकल जाता है, बट डोंट बी इनटू ओवर कॉन्फिडेंस। आई हैव मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो कि प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर से प्री दिया, नहीं हुआ। I remember when I was teaching in Civil Australia, yes, there was one of our students, Shambhavi Mishra. She cracked UPSC, she get into IPS, then उसके बाद फिर से एग्जाम दिया, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। There are many, शुभम नागरगोजे, one of our student, जो कि उन्होंने एग्जाम दिया, IPS बने, फिर से प्री दिया, मेंस में नहीं हुआ, समझ रहे हो, प्री में भी नहीं हुआ, फिर कई सारे एग्जाम दिए वो। बड़ी सारे ऐसे हैं स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कैसे? हम प्री का एग्जाम बार बार जो आपने पैटर्न फॉलो किया था, जिससे प्री निकल गया था आपका, वही सेम चीज आप देखिए। देखिए आपने क्या ऐसा किया था, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या थी, प्री निकला। उसके बाद लेटेस्ट ट्रेंड देखिए, 2025 का, 2024 का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, वेटेज कहां चेंज हुआ है। ओके, हमारे इस चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जस्ट आपको जाके देखना है। ठीक है, ये बेयर मिनिमम है। इन सब के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सारे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये नेक्स्ट 50 डेज में हमें करना क्या है। ऑलराइट, ये हमारी सब्जेक्ट की लिस्ट है। क्या लिस्ट है? पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारी लिस्ट है। इन लिस्ट को नेक्स्ट 50 डेज में हम कैसे रिवाइज करेंगे? मेक श्योर यू हैव टू रिवाइज। रिवीजन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, ओके, जो भी आपने पढ़ा है यहां पर। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं यहां पे कितने कितने दिन देने पड़ेंगे। टोटल अगर हमारे पास 50 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, मैं ग्रीन ले लेता हूं, ग्रीन से और बढ़िया लगेगा आपको। टोटल अगर हमारे पास 50 दिन बचे हुए हैं तो डिवाइड कर लेते हैं इनको। मैं आपको 40 डेज की स्ट्रेटजी बताता हूं, ठीक है। बाकी जो लास्ट का 10 डेज है उसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। 40 डेज में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इन सब को हम 6 डेज देते हैं, ठीक है। इसको हम 5 और इसको हम 5, ओके। यहां से 40 डेज हो गया। नाउ ये कोई फिक्स है? नहीं, आप इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। ट्वीक मतलब कि अगर आपकी स्ट्रेंथ पॉलिटी में लाई करती है, मे बी आप इसको 4 डेज दीजिए, और इकोनॉमी में आपको इफ यू नीड मोर रिविजन तो आप इसको 7 डेज दे दीजिए, ओके। बेयर मिनिमम कहने का मतलब ये है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये हमारा कोर है, ये फाउंडेशन है, यू स्पेंड मोर टाइम इन इट। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ना करते करते बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यही पोर्शन कंप्लीट होता है, मेनी स्टूडेंट जिनका बस यही पोर्शन कंप्लीट होगा। वो लोग एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, IR वगैरह बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, एकदम मिस्टेक नहीं करनी है यहां पर आपको, ओके। और आपको जो एज लेना है, मतलब कि इनके अगर इसमें से आपको 80% एक्यूरेसी मिलनी चाहिए, इस पोर्शन में से 80% एक्यूरेसी आपकी आनी चाहिए, ठीक। तो आप एज ले लेंगे उनसे जो कि मतलब जो कि इसमें परफेक्ट चल रहे हैं, ठीक। दूसरा, यहां पे जो है एटलीस्ट आपकी 50 to 60% एक्यूरेसी आनी चाहिए। 50 to 60% ये वाले एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, IR और वो आर्ट एंड कल्चर हम हटा भी देते हैं तो, ऑलराइट। इसमें डिफरेंस आप कहां क्रिएट करेंगे? एक तो यहां पर अपनी एक्यूरेसी को अच्छी करके, यानी कि आपके स्टैटिक के कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, फटाफट आपके 100 में से कम 80% क्वेश्चंस अगर यहां से आ रहे हैं तो आपको सॉल्व हो जाने चाहिए। और अगर आप एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और IR को अच्छे से रिवाइज करते हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन से लोग पूछ रहे हैं, करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो आप यहां पर एज ले सकते हैं, वो 5 मार्क्स का, वो 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। समझ में आ रहा है? और उसी के साथ साथ सीसैट हमें, अगर आपका वीक है तो डेली, वीक नहीं है तो आप ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डे पे जा सकते हैं। कैसे करना है? 3 हिस्से में आप डिवाइड करिए, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आपको किसी ना किसी 2 सब्जेक्ट को अपना स्ट्रेंथ बनाना होगा। ऑलराइट, ये सब हमें करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन कैसे करना है? स्टडी, रीड फ्रॉम द कंटेंट, रीड फ्रॉम योर नोट्स, रीड फ्रॉम वॉट एवर सोर्सेज जो कि आप फॉलो कर चुके, जो आपका कंटेंट बना हुआ है, पहले पढ़िए। पढ़ने के बाद आप करेंगे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा, तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पता चलेगा, स्टेटमेंट वगैरह। जैसे पीवाईक्यू किया, करंट अफेयर करो उसी सब्जेक्ट का। ठीक है, ठीक है, तो हमारा स्टैटिक कवर हो गया एक तरीके से, फिर करंट कवर हो गया, कवर कर रहे हो आप करंट अफेयर्स। ठीक है, ईयरली कंपाइलेशन से, और आपके पास मंथली बनी हुई है तो मंथली से कर लो। उसके बाद मॉक दीजिए आप। कौन सा मॉक दोगे? सेक्शनल देना अभी। ठीक है, पहले सेक्शनल, अगर आपने सेक्शनल दे दिया है तो एफएलटी पे जाना, लेकिन पहले सेक्शनल देना। ओके, उसके बाद फिर तुम एनालाइज करोगी मॉक। ओके, यू विल एनालाइज हियर एज वेल योर पीवाईक्यूज एज वेल, एंड देन यू विल एनालाइज योर मॉक। ओके, मिस्टेक्स किस में ज्यादा थी, किस टाइप की मिस्टेक्स हैं, कौन से टॉपिक पे मिस्टेक आ रही हैं। कि मान लो कि मेरा बार बार पार्लियामेंट गलत हो जा रहा है, पार्लियामेंट में क्या गलत हो रहा है, ये देखना है। एनालाइज के बाद देन यू रिवाइज। ओके, सो ये पूरी हमारी ये तीनों डायग्नोस्टिक फेज है हमारी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये हमारा जो फेज है, ये तीनों हमारा डायग्नोसिस वाला फेज है, ये वाला, यहां से लेके ये। ठीक है, यहां से आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहां लाई करती है। यहां पे आप स्ट्रेंथ पता चलेगा, और फिर उसको यहां से ये रिवाइज करोगे। ये जो आप रिवाइज करोगे ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ओके, तब आपको पता चलेगा कि मिस्टेक कहां हो रही है। समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? ये वो टाइम टेबल है रैंकर्स रिवीजन बैच का, जो कि ऑलरेडी ये सारी चीजें हम लोग उसमें कर रहे हैं। ठीक है, इफ योर रिवीजन पार्ट इज वीक, इफ यू लैक डिसिप्लिन, if you lack accountability, then come to us, join us. We have a good strength of students जहां पर हम लोग डेली रिवाइज करते हैं सब्जेक्ट्स को और करंट अफेयर्स को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग 6 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। ठीक है, 5 दिन हमने ज्योग्राफी को दिया हुआ है, ये 40 डेज का पूरा प्लान है। ज्योग्राफी में पहले 3 लेक्चर्स हम पीवाईक्यू करेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, एग्जामिनर माइंडसेट, स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे, फिर 2 करंट अफेयर करेंगे। वैसे ही इंडियन पॉलिटी में 3 लेक्चर्स हैं हमारे पीवाईक्यू के, हम लोग एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, एंड देन करंट अफेयर। फिर हिस्ट्री, पीवाईक्यू, करंट अफेयर, देन एनवायरनमेंट, पीवाईक्यू, करंट अफेयर। दिस इज द ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल मेथडोलॉजी, जिससे कि आप एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ पीवाईक्यू को भी ब्लेंड करते हुए चल रहे हो। ठीक है, और करंट अफेयर। ऐसे करते करते हम लोग 13 मई तक फिनिश करेंगे अपने इस पूरे रैंकर्स रिवीजन बैच की सेशंस, और आप रेडी हो जाओगे अपने प्री के लिए। उसके बाद उसी में टेस्ट इंक्लूड है, यानी कि 5 फुल लेंथ टेस्ट, जहां पर 5 अप्रैल, 12, 19, 26, 3 मई को हम लोग संडे को जीएस का सीसैट का टेस्ट रखेंगे, जहां पर आपको लाइव टेस्ट देना है। ठीक है, और आप रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं हमसे ओएमआर शीट के साथ। ये पूरा प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे रैंकर्स और रैंकर्स प्लस बैच में इंक्लूड है, चीजें चल रही हैं। 6 तारीख से आपको ज्वाइन करना है। सीट्स बहुत लिमिटेड है, ओनली 50 सीट्स वी आर टेकिंग इन, और मैंने बताया भी था कि 6 तारीख लास्ट डेट है, और इसके लिए आपको एनरोल करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म, हमारे मोबाइल ऐप का लिंक है, वहां जाइए। वहां जाने के बाद इन दोनों में से कर सकते हैं। प्लस में बस ये फायदा है कि मेरा 1-to-1 मेंटोरशिप आपके साथ, आपके टारगेट ट्रैकिंग वगैरह सब हम लोग करेंगे। और रही बात रैंकर्स की, वो नॉर्मल चलेगा अपना। ठीक है, जो रैंकर्स की फीस है वेरी वेरी अफोर्डेबल, ओनली 2100। ये इसका कूपन कोड यूज कीजिएगा, रैंक 2026। और ये टॉप रैंक, यानी कि अगर आपको 1-to-1 मेरे साथ मेंटोरशिप चाहिए, देन यू गो फॉर टॉप रैंक, जहां पर वो अकाउंटेबिलिटी और फिर उसके बाद टारगेट ट्रैकिंग वगैरह की जाएगी। एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए तो फिक्र करनी ही नहीं है। फिक्र क्या करनी है? हमारे अपनी डिसिप्लिन के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि रोज कम से कम कोई ना कोई सब्जेक्ट हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू करेंगे, करंट अफेयर करेंगे, और फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी साथ में करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो हमारे नंबर पे फॉर द डायरेक्ट एडमिशन। ऑलराइट, नाउ आई विल शो यू द
PYQs, ठीक है, कैसे हम टारगेट ट्रैकिंग अपनी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई हम लोग यहां पर आते हैं, जो हमारा PYQ का लेवल 3 है, ओके, ये लेवल 1 है हमारा, ठीक, ये है लेवल 3। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने क्या मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन, करेक्ट आंसर्स एंड ये। बाय द वे, अगर आप जो कोर्स में एनरोल कर रहे हो तो ये PYQ माइक्रो थीम आपके लिए फ्री है, ओके। ये क्वेश्चन है PYQ का, ये एनवायरमेंट का हमने उठाया हुआ है, एनवायरमेंट का हमारा लेवल 3 है। लेवल 3 में क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा है 2025 में, देखिए ये ईयर लिखा है, ये उसका करेक्ट आंसर है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है रॉन्ग स्टेटमेंट का, ठीक है, और ये क्या है, पॉसिबल एंगल फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स, यानी कि ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस MEQ फॉर 2026। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेशनल सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। द राइट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज लॉन्च द फाइनेंशियल हब फॉर एशिया एंड एशिया पैसिफिक, ठीक है। ये जो 3 है BCD, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है BCD का, ठीक है। AIIB यानी कि दूसरा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मेनली फाइनेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड हैज नॉट क्लियर्ड एनी स्पेसिफिक नेचर फाइनेंस हब फॉर एशिया पैसिफिक, ठीक है। तो अब आपको यह पता चल गया कि ये क्या करता है। अब देखो, हमने प्रेडिक्ट किया है कि यूपीएससी में टेस्ट अदर रीजनल क्लाइमेट प्लेटफॉर्म बाय मल्टीलेटरल बैंक, जैसे कि AIIB, ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस, समझ रहे हो। ADB's रोल इन इंप्लीमेंटिंग SDGs एंड ब्लू इकोनॉमी कुड बी एग्जामिन्ड, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप कर सकते हो, ठीक। देन NDB क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये कब लॉन्च हुआ था, ब्रिक्स के टाइम पे लॉन्च हुआ था। क्यों लॉन्च हुआ था, फाइनेंसेस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अमॉन्ग ब्रिक्स नेशन बट हैज आल्सो नेचर फोकस्ड फाइनेंसिंग, ओके, समझ में आ रहा है। अभी तो ये लोग क्या पूछ रहे हैं, नेचर सोल्यूशन फाइनेंसर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ओके। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ओनली ब्रिक्स नेशन के लिए है, समझ में आ गया। देन IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये कौन सा आता है, ये वर्ल्ड बैंक का आता है इसमें, ठीक है। यहां पर आप देखोगे, यहां पे IBRD है, ग्लोबल फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बट नॉट अ डेडिकेटेड रीजनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है ये, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो अब जब देखोगे यहां से क्वेश्चंस पूछेंगे, और पूछे हुए हैं इन द पास्ट, ओके, समझ में आ रहा है। आर्टिकल 6 पेरिस अग्रीमेंट का, ठीक है, चूंकि आंसर सारा सही था बट हमने इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया कि और क्या पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला देखिएगा, ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो आप कहेंगे यूरोपियन यूनियन। देन BCD क्या करता है, BCD में यहां पर दे रखा है, जैसे कि और OECD क्या करती है, देन FAO क्या करता है, what kind of question can come in next prelims, understood what I'm saying। ये हमारा लेवल 3 है। अगर इन सारे पोर्शन को सिर्फ आप अगर इसका आंसर जनरेट करते हो, बताते हो, तो आपकी बहुत सॉलिड प्रिपरेशन होती है हमारे इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये हमारा लेवल 1 है। लेवल 1 में जहां पर आप चैप्टर्स दिए हुए हैं ये सारे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 पॉलिटी का 2024। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। सीक्रेट किस चीज का, कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस कब पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है, देन टुडे यू विल गोइंग टू नो कि व्हाट क्वेश्चंस कैन कम, ओके। नंबर 1 ध्यान देना, ये लेवल 4 है हमारा, ठीक है। ये देखो, किस में चले बताओ, किसी एक में चलते हैं, चलो हम लोग पॉलिटी में ही चलते हैं, ठीक है, सबका फेवरेट सब्जेक्ट। और फंडामेंटल राइट का देखो, फंडामेंटल राइट से 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट देयर आर पॉसिबिलिटी 26 में लोग क्वेश्चन पूछ दें फंडामेंटल राइट, बिकॉज काफी सारे ऐड हुए हैं। मेक श्योर हाई प्रायोरिटी है, आने वाला है, ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है फंडामेंटल राइट से। नाउ यू सी DPSP में डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 से आया था, 2025 में भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो बंडल था, कई सारी चीजें एक ही में थी, बट डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। एंड आई एम श्योर देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम DPSP इन 2026, ओके। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, और ये तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मूल कर्तव्य क्या है, ठीक है। आने वाला है क्वेश्चन इस पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे। नाउ यू सी प्रेसिडेंट पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, ये देखो 2018 में पूछा गया था 2 बार, 2023 में पूछा गया,
24 में नहीं पूछा गया, इसलिए 25 में 2 क्वेश्चन डाल दिया गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और पार्डनिंग पावर से। 26 में लिमिटेड आएगा, उम्मीद कम है, लेकिन उसके अलावा और क्या आ सकता है? उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन और जगह से बन सकते हैं, जैसे लगातार 18, 19, 24, 25 गवर्नर से क्वेश्चंस बने हुए हैं, विच मीन्स कि ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, यू हैव टू रीड, पढ़ना है। स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको स्टेटमेंट के बीच में दे सकता है, बिल से रिलेटेड दे सकता है, पार्डनिंग पावर से रिलेटेड दे सकता है। अब देखिए जुडिशरी, डायरेक्ट क्वेश्चन जुडिशरी पे नहीं आया था, ठीक है, लेकिन 24, 25 में नहीं आया था, 26 में क्वेश्चन आ सकता है जुडिशरी के ऊपर। क्या क्या पूछता है? रिट पूछेगा, उसके फंक्शन पूछेगा, हाई कोर्ट की अभी इलाहाबाद वाले हाई जो जजेस थे उनकी इंपीचमेंट की प्रोसीजर पूछ सकता है। ऑलराइट, ये लगातार क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो ऐसे हम कयास लगाते हैं कि प्रीलिम्स में शायद एग्जामिनर का माइंडसेट तो यही होता है ना, डोंट ओनली फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। हाई प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? बहुत लोग ये कहते हैं हाई प्रायोरिटी का मतलब ये है कि बार बार इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो चीज फाइन, लेकिन जो यूपीएससी ने क्वेश्चन 3-4 सालों में नहीं पूछा है, एग्जामिनर का दिमाग वहीं पर है कि अब हम यहां से पूछ देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कम पढ़ के आएंगे इसको, ठीक है, वो तो वही पढ़ के आएंगे जो कि पूछा जा रहा है, ट्रेंड में है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि आपको करना है, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो अब हम लोग चलते हैं पहली वाली स्लाइड पे कि कैन आई क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026? यस, यू हैव टू से यस, यू विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। मन में विश्वास रख के चलना है, जितना पढ़ा है उतना ही रिवाइज करना है, उसी में देखना है कि मेरी एक्यूरेसी 80% आ जाए, जितना हमने पढ़ रखा है। रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर महासागर है, उसको कैसे करना है उसके लिए मैंने अपने बैच में ऑलरेडी बता रखा है, और भी कई सारे मेंटोर्स आपको बता रखते हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर का भी एक पैटर्न है, समझे? सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, पैटर्न हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या पढ़ना होता है, ठीक है। आई होप कि अब आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी नाउ, एंड आई एक्सपेक्ट यू कि अब आपको पता चल गया है कि हाउ कैन यू एबल टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। ये सारे फेज मैंने आपको बता रखे हैं, ये टाइम टेबल मैंने बता रखा है, ठीक है। करना आपको ये है कि डेली आपको लगभग 2-3 स्लॉट्स में अपना टाइम बांटना है। 10 आवर्स का अगर आपका टाइम स्लॉट है तो आपको फर्स्ट हाफ में GS1 उठाना, यानी कि कोई जनरल स्टडीज मतलब कोई एक सब्जेक्ट जीएस का या पॉलिटी हो गया। सेकंड हाफ में आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, बीच में आप अगर चाहें तो सीसैट कर सकते हैं, ठीक है, और रात में आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, लिटरली एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको फिनिश करो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, 5 डेज तक इसको पढ़ो लगातार, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स टच नहीं करने हैं। समझ में आ रहा है? पहले एकदम फिनिश कर लो, ठीक है, 3 दिन एकदम स्टैटिक PYQ, उसके बाद फिर 1-2 दिन करंट अफेयर और MCQs लगाओ, फिनिश करो इसको। वहीं हिस्ट्री में 5 डेज फिनिश करो, ठीक है। जब टेस्ट दे रहे हो तो फुल लेंथ तो पूरा लगाओ। समझ में आ रहा है? अभी आपको इस तरीके की स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेंगी, रिस्क लेना पड़ेगा, और जहां पर जो आपको बेस्ट फिट हो रहा है, देयर इज नो स्ट्रैटेजी परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू, जो बेस्ट लग रहा है वो करो। सीसैट को इंक्लूड करो अपने लेक्चर में। और मैं आपको बताना भूल गया कि जो भी स्टूडेंट ये इस प्रोग्राम में एनरोल करता है, उसकी सीसैट की ऑलरेडी जो हमारी क्लासेस हैं रिकॉर्डेड, वर्धमान सर ने ली हुई है, 1 नंबर की क्लासेस है, बहुत अच्छा पढ़ाया है एनोटेशंस के साथ और लाइव, वो आपको 70% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है, सीसैट रिकॉर्डेड लेक्चर्स 70% डिस्काउंट वंस यू एनरोल इन रैंकर्स रिवीजन बैच, ठीक है। दिस इज इट गाइज। और अगर आपको बैच नहीं चाहिए, सिर्फ PYQ माइक्रो थीम चाहिए, यू गो एंड डाउनलोड। ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगेन हम लोग इस सवाल पे अगर आते हैं कि कैन यू क्लियर यूपीएससी CSE प्रीलिम्स 2026? यस, यू विल बी एबल टू क्लियर, ओके। विश्वास लेकर चलो, और ये नहीं ये बनना है हमें, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूं, तो आप एक बार यहां कमेंट कर सकते हैं, ये 50 days नो एक्सक्यूज ओनली डिसिप्लिन, सो दैट आई फील ये एनर्जी जो मैंने यहां लगाई है, जो मैंने कहानी बताई है, वो वहां तक पहुंच चुकी है, वो वाइब वहां तक पहुंच चुकी है, वो जोश और जज्बा आप तक पहुंच चुका है, सो दैट यू विल मोर क्लियर, मोर कॉन्फिडेंट, और खुद पर विश्वास आएगा आपको। जस्ट कॉमेंट दिस एंड आई फील दैट यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल द एंड
and you will clear UPSC pre 2026 and write mains, and I will wait for you. Thank you so much and all the very best. Jai Hind.